तो बहुत ज़्यादा सुझावों का कोई स्वागत नहीं था, कुछ इक्का दुक्का सुझाव मान भी लिए गए। और सबसे बड़ी कमजोरी जो इस पॉलिसी के फाइनल होने में दिखाई गई, अब पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया है वो 55 पेज का डॉक्यूमेंट है अंग्रेज़ी में, और तकरीबन 108 पेज का डॉक्यूमेंट है हिंदी में। तकरीबन ये दोनों भाषाओं में पढ़ा जाता है, क्योंकि ताकि गैप ना रहे, समझ में पूरी तरह से आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्या कहना चाहती है सरकार वर्तमान शिक्षा को लेकर। तो ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा देखने से कुछ बातें सामने आई, लेकिन एक दो बातों का ही जिक्र करके मैं बाकी आगे के वक्ताओं पे छोड़ूंगा बात को। एक बात इसके अंदर ये आई जो सामान्य आदमी को भी बड़ी अटपटी लगती है, सामान्य आदमी को जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, वो ये है कि इस शिक्षा नीति पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ। और आप कह रहे हो कि 2050 तक हम किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, भावी पीढ़ियां किस प्रकार की बनाना चाहते हैं, उनकी क्या सोच समझ होगी, उनकी क्या स्किल्स होंगी, उनकी क्या काबिलियत होगी, क्या प्रोफेशनलिज्म होगा, देश कैसे खड़ा करने की उनकी भावनाएं और जज्बा होगा। इसके लिए वो डॉक्यूमेंट आया और वो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट नहीं होता है, डिस्कशन नहीं होता है, स्किप कर दिया गया उस पूरे के पूरे प्रोसेस को। कैबिनेट की अप्रूवल हो गई और देश के अंदर उसको लागू करना शुरू कर दिया। ये शिक्षा का जो सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसको समवर्ती सूची भी बोलते हैं। संविधान के अंदर 3 सूचियां हैं कानून बनाने को लेकर, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। समवर्ती सूची का मतलब ये है कि स्टेट भी उसमें पार्टिसिपेंट है और सेंटर भी उसमें पार्टिसिपेंट है। इस कॉन्करेंट सूची का जो चरित्र है उसके अंदर स्टेट्स की पार्टिसिपेशन भी आमतौर पे अपेक्षित होती है, उसको भी छोड़ दिया गया। तो ये जो 2 बुनियादी प्रक्रियाएं हैं शिक्षा नीति को लागू करने की, ये एक प्रकार से, बाकी जो नीति का ड्राफ्ट दस्तावेज है वो तो विस्तार से बात हो कभी उस पर, आज की मीटिंग का शायद उतना सबब नहीं है, लेकिन आप इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से देख जरूर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि ये शिक्षा नीति उसी की एक तरह से गाइडेंस में, उसी के मार्गदर्शन के अंदर, उसी की लीडरशिप में पूरे देश भर के अंदर ये आगे बढ़ जाए, लागू हो जाए। ये 2 इंडिकेटर्स हैं मैं जिसकी जिक्र करने की बात कर रहा हूँ। तीसरा बड़ा एक और इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर ये है कि इस शिक्षा नीति को जो हमारा नीति आयोग है, योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग लाया जा रहा है, जो लागू कर दिया गया है। इस नीति आयोग के अंदर एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये कहती है कि पूरे के पूरे सारे सेवा क्षेत्र, सारे विभागों का रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। इसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की पॉलिसीज बोलते हैं, जिसके अंतर्गत एक छोटा सा पहलू ये है कि सरकार के ऊपर लोड कम करो, फाइनेंशियल लोड कम करो सरकार के ऊपर। और उसके तरीके फिर बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, और यहाँ तक वो तरीका शिक्षा विभाग के अंदर से पहुँचता है कि आपकी जो आंगनबाड़ियाँ हैं उसकी बजाय भी प्राइवेट प्ले स्कूल खड़े किए जाते हैं। ये मैंने एक और इंडिकेटर बताया है, विस्तार नहीं कर सकते हैं अपन आज की मीटिंग में। यानी प्राइवेटाइजेशन हो जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाए, एनजीओज को दे दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स पे दे दिया जाए, लीज पे दे दिया जाए संस्थाओं को, बड़ी बड़ियों को, गेस्ट टीचर लगाए जाएं, परमानेंट भर्तियां ना किए जाएं, वगैरह वगैरह। ये सारी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की पॉलिसीज है। दूसरा इंडिकेटर इसका ये है कि नीति आयोग ने जो हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कही वही शिक्षा विभाग के ऊपर भी लागू कर दी। नतीजा ये हो गया कि अब तक जीडीपी का 6% खर्च जो है वो मांग रही है लगातार 1950 के बाद से। आज भी हम 3% के पार नहीं जा पाए, बल्कि उससे नीचे खड़े हैं, और इसको बढ़ाने का स्कोप भी नज़र नहीं आता है किसी प्रकार से। घटाया ही जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा, और घटा घटा कर
इसका फिर से नतीजा ये आएगा कि स्कूल जो है, छोटा स्कूल बड़े के अंदर मर्ज कर दो, या फिर जो है आप किसी और प्रकार से मतलब सरकार अपना पीछा छुड़ा के और एनजीओस को या दूसरी संस्थाओं को दे दे, वो अपना कमाएं खाएं, प्राइवेटाइजेशन का इस प्रकार का। अब ये जो शिक्षा नीति आई, इसके अंदर दोनों प्रकार की बातें नीति लिखने वालों ने लिख दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई पब्लिक सेक्टर का 6% जीडीपी का 6% खर्च किया जाना चाहिए, लिख दिया। पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर को लिख दिया। लेकिन वो चाहिए है, शुड बी, ought to be तो बहुत होता है, मतलब हम तो एक आदर्श अभी स्वर्ग की बात कर रहा था गीत हमारा, लेकिन जो उसका क्रियान्वयन है, वो क्रियान्वयन के जो प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, उस पर साथी रखेंगे बातचीत। उस प्रकार का क्रियान्वयन करने का स्कोप भी पॉलिसी के अंदर ही छुपा हुआ है, डबल एज्ड पॉलिसी है। तो आज की सरकारें इस एज को उठा रही हैं, जो एज दरअसल इसकी एक तरह से पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में शिक्षा आ जाए, पूरा ढांचा प्राइवेट हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तीसरी एक बात और लेकर आ गए कि केवल भाई प्राचीन भारत जो है ना, वो बहुत ज़्यादा महान था, हम विश्व गुरु थे, आज भी विश्व गुरु बनने की हमारी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं, जो इस शिक्षा नीति से आगे बढ़ेंगी। इसके भी बहुत सारे पक्ष और बहुत सारे आयाम हैं, पहलू हैं, उस पर विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, साथी बोलना चाहेंगे तो बोले। और आखिरी बात मैं बस अपनी यही संक्षेप में कहना चाह रहा हूं, इस देश में बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और शिक्षाविदों ने सामने ये बात रख दी बाकायदा कि भाई इस देश के अंदर टीचर का कोई विकल्प नहीं है। आसाम के दूर दराज ट्राइबल इलाकों के अंदर, झारखंड के इलाकों के अंदर, उड़ीसा के इलाकों के अंदर, मतलब इवन हरियाणा के विकसित जिलों के अंदर भी टीचर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये पॉलिसी रिप्लेस करने पर आमादा है, और इसके अंदर ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा का तो कोविड काल के अंदर उदाहरण साफ आ गया। कोविड काल के अंदर ऑनलाइन शिक्षा के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था, स्कूल बंद थे। बाद में बहुत सारे सर्वे आए, एक सर्वे बिल्कुल रिसेंट हिंदू के अंदर रिपोर्ट छपी। जयति घोष एक बहुत बड़ी अर्थशास्त्री है, बोस्टन में कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, जेएनयू से गई हैं, उनका भी एक सर्वे आया, वही कोट कर देता हूँ मैं, सिर्फ बाकी छोड़ देता हूँ। 3870 परिवारों का सर्वे किया। वो सर्वे ये बताता है कि 52% लोगों के घरों के अंदर टीवी है जो एजुकेशन के प्रोग्राम देख सकता है, 48 के पास तो टीवी नहीं है, गरीबी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उस 52% के पास जहाँ टीवी है, उनमें से केवल 30% बच्चे ऐसे हैं जो टीवी के ऊपर एजुकेशन प्रोग्राम देखते हैं, बाकी देखते नहीं, कुछ और ही देखते हैं। ये मैं टीवी की एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही ऑनलाइन के ऊपर सैकड़ों सर्वे आए। कल या परसों की अखबार में जॉन द्रेज एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है, बिहार के स्कूलों का उसका पूरा एक स्टडी आई हुई है, हिंदू के अंदर छपी है। वो भी इस प्रकार की डिटेल बता रही है, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर 30% से ज़्यादा एक्सेस नहीं है, और अगर एक्सेस बन जाती है तो पहले लड़के की बारी आती है, लड़की पीछे रह जाती है। असल में तो बारी ये नहीं आती किसी की, क्योंकि पिता के पास फ़ोन है, गरीब के पास 4-4 फ़ोन थोड़ा है, मिडिल क्लास की तरह। लेकिन ये सरकार डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें टीचर की जवाबदेही है, जिसके अंदर बच्चे को एक पूरा का पूरा सामाजिकरण का और सांस्कृतिक विकास का पूरा अवसर मिलता है, एक यूनिटी वो सीखता है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ध्वस्त करके और एक इनफॉर्मल सा लचर फचर सा ढांचा
जिसका मौका लग जाए, जिसके पास संसाधन होंगे वो तो अप्रोच कर लेगा, बाकी शिक्षा जो है, शिक्षा से लोग वंचित हो जाएंगे। और अब इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन हरियाणा में हो रहा है, बस लास्ट में 1 मिनट की बात और कहना चाहता हूँ। एमडीयू के अंदर एक बार चिट्ठी आई, उस चिट्ठी ने ये कहा कि भाई अब सरकार ग्रांट देना बंद करेगी, आप लोन ले लो। चिट्ठी आई बकायदा वाइस चांसलर ने, उसका विरोध हुआ। एमडीयू की बात नहीं, सारी यूनिवर्सिटी में आई है। विरोध हुआ, चिट्ठी वापस ले ली। फिर थोड़े समय के बाद एक चिट्ठी निकाल दी कि भाई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे बस की नहीं है, और आप खुद जो है ना मतलब सेल्फ सस्टेन करो, कोर्सेज चलाओ, अल्प कोर्सेज चलाओ, ये करो वो करो। नई शिक्षा नीति के अंदर उसका स्कोप दिखा रखा है, रेफरेंस उसका देते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो हैं उससे ग्रांट वापस लेते हैं, सेल्फ फाइनेंसिस मोड में ले जाना चाहते हैं। स्कूलों के अंदर एक चिराग योजना लेकर आए थे पहले, उसमें क्या था, बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर जाने के लिए मोटिवेट हो जाए, सरकार करती है ये काम, उल्टा चल रहा है। सरकार यूं नहीं कहती कि गवर्नमेंट स्कूल में आ जाओ, सरकार कहती है तू वहाँ चला जा, 1100 रुपये दे, इंसेंटिव दे देंगे आपको। उस योजना का नाम चिराग योजना रख दिया, और साथी बताएंगे। तो ये डायरेक्टिव्स आने लगातार जो है ना वो शुरू कर दिए। ऑनलाइन शिक्षा को प्रमोट कर दिया। स्कूलों का मर्जर पूरे देश के अंदर लाखों स्कूल मर्ज करना चाहती है गवर्नमेंट, और केवल स्कूल नहीं, कॉलेज भी मर्ज करना चाहती है। कॉलेजों के बारे में लिखा कि 4000 की स्ट्रेंथ का कॉलेज बड़े शहर में बनाएंगे, ग्रामीण एरिया से कॉलेज खत्म। छोटे कॉलेजों की कोई स्कोप नहीं है, वायबल नहीं होते वो स्कूल। छोटे वाला स्कूल जो है वो वायबल नहीं होता, उसमें स्टाफ कहाँ से दे, इसको मर्ज करेंगे। और ये मर्जर जो है ये बड़े पैमाने के ऊपर चल रहा है पूरे देश के। अगर आप आंकड़े देखें और सुनेंगे तो इस समय के ऊपर लाखों की तादाद हो रही है संख्या। हरियाणा की साथी बता देंगे, डायरेक्शन सारी है बकायदा, ये स्कूल इसमें मर्ज होगा, ये इसमें मर्ज होगा वगैरह, वो विस्तार इनके पास ज़्यादा है। ये मर्जर करके स्कूलों की स्ट्रेंथ घटाई जा रही है, फाइनेंसिस यूनिवर्सिटी तक के काटे जा रहे हैं। तो आप देखिए कि शिक्षा किसके लिए। और फिर ये जो एक बिना बात का सपना है कि विश्व गुरु, तो आप देख लीजिए इसका अंतर्विरोध, कॉन्ट्राडिक्शन देखो कि इसमें विरोधाभास कितना ज़बरदस्त है। और बाकी की तो अनेकों अनेक इस प्रकार की बातें हैं। एक तरफ तो चंद्रयान छोड़ा जा रहा है, और एक तरफ जो है ना पूरी पूरी गरीब आबादियों को ये बताया जा रहा है कि भाई अब तुम्हारे लिए तो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के अंदर ही छोटे छोटे हुनर सीख लो और अपने काम धंधे पकड़ो। ज़्यादा व्यापक सीखने समझने की दुनिया के अंदर इतनी जटिल मतलब दुनिया बन रही है, तो कैसे आगे बढ़ेगा। और लास्ट में बस ये बात कि इसका विरोध हो रहा है, ये ज़रूर बताना चाहता हूँ मैं अपनी बात में। ऐसा नहीं है कि हम आज 30-40 लोग बैठ गए और हम ही कर रहे हैं ये बात, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। हमारे बीच में डॉक्टर विद्यार्थी बैठे हैं, इन डॉक्टर विद्यार्थियों ने शायद 54 दिन की हड़ताल करी। ये मतलब देखो कितने मतलब एक वैसे मैं मतलब कह रहा हूँ, हमारे तो बच्चे ही हैं, मासूम बच्चे हैं, और ये मासूम बच्चे वहाँ सर्दियों के दिनों के अंदर रातों को पड़ाव लगा के पड़े थे, और पुलिस अटैक कर रही थी इनके ऊपर। डॉक्टर बनना है, कारण क्या था? कारण ये था बॉन्ड पॉलिसी लागू कर दी कि भाई बॉन्ड भरो, हरियाणा में ही नौकरी करवाएंगे। ये अधूरा सच है। हरियाणा में तो नौकरी दे नहीं रहे, डॉक्टरी बेरोजगार हैं, और जो बन के बाहर निकल रहे हैं उनसे आप बॉन्ड भरवाने के लोगों को दिखा रहे हो कि भाई ये तो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, और हम इनको जाने नहीं देना चाहते, हम तो सेवा करवाना चाहते हैं आपकी। ये जो सरकारों के एक षड्यंत्र हैं, अपनी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को, वोट की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए जो नीतियाँ लाते हैं, वो तरीके अपनाते हैं, वो उसका खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ता है। सुपवा के अंदर एजिटेशन हुआ, ये जो आर्ट की यूनिवर्सिटी है, ज़बरदस्त एजिटेशन हुआ, 74 दिन बैठे रहे वो करने पे। ऐसा नहीं है कि युवा जो है वो बिल्कुल मतलब गलत रास्ते पर, ऐसा नहीं है वो, बल्कि जटिलताओं को और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझता है।
हमारे साथी बैठे हैं टीचर्स, ये बताएंगे कितने बड़े बड़े आंदोलन ये घर को छोड़ के महीनों महीनों यमुनानगर में मंत्री के घेराव करके और पड़ावों के साथ पड़े रहे हैं। इस शिक्षा को बचाने के लिए इनकी तो नौकरी होली पूरी, ये तो अभी रिटायर हो जाएंगे और अपना मतलब इनकी तो पुरानी पेंशन भी है, लेकिन फिर भी जुट क्यों रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये समाज के अंदर जिस प्रकार का अटैक कर दिया गया शिक्षा जगत के ऊपर, बाकी चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं, आज चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं। और एक ये जो इसको लेकर जिस प्रकार का प्रचार साथ में शिक्षा की नीति को अच्छा बता के हाईलाइट करके लोगों तक समझ बनाने की भी कोशिश की जा रही है, उसके अंदर भी आप अगर देखेंगे तो जो हम जिस प्रकार से बात कहना चाहते हैं, वहाँ से जो सरकारी हलकों से बातचीत आती है, उसका अंतर भी कभी सुन के देखना। मैं अब बताने की स्थिति में नहीं हूँ, समय नहीं है। आप खुद बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, कभी सुनिएगा क्या वो किस प्रकार से प्रोपेगेट करते हैं चीज़ों को। तो ये कुल मिला के एक ऐसा वातावरण बन गया है जो एक जाहिल समाज, जो इनके पीछे मतलब बाकी का जो कुछ हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, मेवात में हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें करने वाला एक समाज, आने वाली पीढ़ियाँ और कुछ लोग जो है वो विशिष्ट जन बन जाएं, जो राज चलाते रहे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में वाहवाही करते रहे। तो एक अजीब सा वातावरण कुल मिला के दिखाई देता है। आने वाले समय में बड़ा चैलेंज है, तो शिक्षा उसके केंद्र में। इस कारण से हमने ये नारा दिया, जो दिल्ली में लेकर आए हम नारा 30 अप्रैल को, कि सेव एजुकेशन सेव नेशन, देश शिक्षा बचाओ देश बचाओ। और आज शिक्षा बचाओ देश बचाओ की हमारा काम तो पहले से काफ़ी हमने किया हुआ है, तभी तो शिक्षा की उस असेंबली में यहाँ से 140 लोग गए थे और सारे स्टेट से गए थे, लेकिन हम इसको मतलब एक तरह से दोबारा उठा रहे हैं इस कैंपेन को। तो ये कैंपेन जो चलेगा, उस कैंपेन की ये आयोजन समिति बनाने की मीटिंग है। आप सब इसके अंदर हमारे को गाइड करेंगे, सुझाव देंगे, मार्गदर्शन देंगे और अपनी सहमति भी देंगे कि ये हरियाणा भर के अंदर जहाँ भी कैंपेन चलेगा, उस कैंपेन को गाइड करने की जो एक ये मतलब बॉडी बनाई जा रही है, कैंपेन कमेटी जिसको हम बोल रहे हैं, सेव एजुकेशन सेव नेशन को, उसका मैं एक सक्रिय और एक तरह से मतलब हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति के तौर पे सदस्य रहूँगा। ये भी बात आप प्रस्तुत कर देंगे। अगर कोई रिजर्वेशन आती है, कोई बात आती है, कोई रास्ताएँ बताना चाहते हैं या कोई अभी बात नहीं समझ में आ रही है, तो वो भी आप बेधड़क होकर यहाँ आके अपनी बात को कह सकते हैं, ताकि हम स्पष्ट हों। और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रोहतक